नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 8 अन्य संगठनों पर भी गृह मंत्रालय ने पाबंदी लगा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में यह कहा गया है कि इस संगठन के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साबित होता है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि संगठन के सदस्य सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जाकर आईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हुए। कानपुर हिंसा और पूरे भारत में सीएए एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान भी इसका नाम सामने आया था। इस दौरान इस पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई थी। पीएफआई पर आरोप लगाया जाता है कि यह मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाता है। देश के 22 राज्यों में उसकी यूनिट्स थी। इस संगठन का हेडक्वार्टर पहले केरल के कोझिकोड में था, लेकिन विस्तार होने के बाद इसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पीएफआई जैसे संगठन जिसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी थी, उसे उखाड़ फेंकने का प्लान कैसे तैयार हुआ। आखिर इतने बड़े एक्शन की तैयारी कब हुई और सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या क्या किया, यह हम आपको बताएंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध की पूरी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीएफआई के खतरनाक आतंकी मंसूबों की कहानी 1992 के बाबरी विध्वंस से निकली है। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए केरल के मुसलमान नेताओं ने 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की। धीरे धीरे यह संगठन इस राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया और इस संगठन का नाम सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। 2003 में कोझिकोड में 8 हिंदुओं की हत्या के बाद इस संगठन पर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगा। हालांकि यह आरोप साबित नहीं हो सके। हिंसक गतिविधियों में नाम आने के बाद इस संगठन की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके बाद नवंबर 2006 की बात की जाए तो दिल्ली में एक बैठक आयोजित होती है जिसमें एनडीएफ के अलावा दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ गया। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू होती है। यहां शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के बीच एक बैठक होती है और यहीं से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। इसके बाद शाह दिल्ली लौटे और तेज तर्रार अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई। अगस्त के आखिरी सप्ताह में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल के बीच एक बैठक होती है। इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ पूरी योजना को जमीन पर उतारने के लिए खाका जो है वो खींचा जाता है। बैठक के बाद काम करने के लिए टीमें गठित की जाती हैं जिनका काम था पीएफआई नेटवर्क की मैपिंग करना, पीएफआई फंडिंग का पता करना और साथ ही सबूत इकट्ठे करना। पूर्व में भी हुए दंगों और घटनाओं के खिलाफ भी जांच करने की पूरी प्लानिंग की गई। पीएमओ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद डोभाल ने अपना काम शुरू कर दिया। 2 सितंबर को डोभाल पीएम मोदी के साथ केरल पहुंचे। यहां आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आते हैं, लेकिन डोभाल यहीं से पीएफआई के खिलाफ जो प्लान था उसकी शुरुआत करते हैं और केरल में डोभाल रुक जाते हैं। यहां उन्होंने केरल के टॉप पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इसके बाद डोभाल मुंबई पहुंचे। यहां भी उन्होंने राजभवन के सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र के जो टॉप पुलिस अधिकारी थे उनसे भी बात की। 15 सितंबर को डोभाल ने एनआईए और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे एक्शन की जानकारी दी। अब समय था इस पूरे प्लान को जमीन पर उतारने का। 21 सितंबर को डोभाल ने सभी अधिकारियों को 22 सितंबर की सुबह एक्शन
करने के आदेश दे दिए। सुबह होते ही एनआईए और ईडी की टीमों ने 15 राज्यों के 150 से ज्यादा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। यह पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इसके बाद केरल से पीएफआई के 22, महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो 22 सितंबर को पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया और इस पहले एक्शन ने पीएफआई की कमर तोड़ दी और दूसरे एक्शन ने जड़ें ही उखाड़ दी। यानी 27 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ दूसरी बड़ी छापेमारी शुरू होती है। यह छापेमारी 7 राज्यों में हुई और 230 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया जाता है। इस छापेमारी में कर्नाटक में सबसे ज्यादा 80, यूपी में 57, असम महाराष्ट्र में 25-25, दिल्ली में 32, मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इस तरह से पीएफआई का जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से उखड़ जाता है। तो ये थी उस संगठन की कहानी जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाना चाहता था, जिस संगठन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची और देश में होने वाले सरकार विरोधी हर प्रदर्शन में आग लगाकर दंगे भड़काने की साजिश रची। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।